हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स, जीएसटी और आरबीआई के रूल के अनुसार घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं। अब ये गोल्ड ज्वेलरी, बिस्किट या कॉइन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसकी एक सेफ लिमिट क्या है? अब इस सेफ लिमिट का मतलब ये होता है कि कल को यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर पे रेड मारता है और गोल्ड पकड़ी जाती है, तो ऐसे केस में कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। इसे कहते हैं सेफ लिमिट। तो सेफ लिमिट जानने के लिए हम आ चुके हैं इनकम टैक्स इंस्ट्रक्शन नंबर 16, जो कि सीबीडीटी के द्वारा 1994 में रिलीज किया गया था और दोस्तों ये अभी तक चला आ रहा है। यहाँ पर एक मैरिड लेडी यदि है तो 500 ग्राम्स तक गोल्ड रख सकती है, ज्वेलरी, बिस्किट्स, कॉइन्स। और एक अनमैरिड लेडी के लिए 250 ग्राम्स और एक मेल पर्सन के लिए 100 ग्राम्स की लिमिट रखी गई है। तो एक फैमिली में यदि 3 मेंबर्स हैं तो यहाँ पे 850 ग्राम्स तक गोल्ड को रख सकते हैं। ये एक सेफ लिमिट है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो कि मिस्टर शर्मा की एक फैमिली है और यहाँ पर जो अभी आपको सेफ लिमिट मैंने दिखाया उसके लिए कोई भी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मिस्टर शर्मा जो है 100 ग्राम्स तक रख सकते हैं, मिसेस शर्मा 500 ग्राम्स तक रख सकती हैं। जो उनकी बेटी है जो कि अनमैरिड है वो भी 250 ग्राम्स तक रख सकती है। जो बेटा है वो भी 100 ग्राम्स तक रख सकता है। तो टोटल यहाँ पे यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये आता है दोस्तों 950 ग्राम्स। और अभी का जो करेंट रेट चल रहा है गोल्ड का, उसके अकॉर्डिंग आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस के आसपास जा सकती है। तो जो इंस्ट्रक्शन हमने आपको दिखाया 1916, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि उसमें मेंशन किया गया कि पर पर्सन ये लिमिट रखी गई है। तो 950 ग्राम्स अभी के करंट के जो रेट है गोल्ड का, उसके अकॉर्डिंग उतने वैल्यू तक का गोल्ड आप रख सकते हो। उसके लिए कोई भी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्शन डिपार्टमेंट नहीं लेगा, ना ही कोई भी दोस्तों इंक्वायरी इसके ऊपर आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब यहाँ पे मिसेस शर्मा के पास 800 ग्राम्स गोल्ड पकड़ा गया, या फिर जो मिस्टर शर्मा है उनके पास 300 ग्राम्स गोल्ड पकड़ा गया। इसका बेटी है तो उसका भी 400 ग्राम से, बेटा है तो इसके भी पास भी 300 ग्राम से गोल्ड पकड़ा गया। तो इस केस में मिस्टर शर्मा की फैमिली के ऊपर क्या एक्शन होगा? अब जो एक्सेस गोल्ड आपके पास है, जिसका कि आपके पास कोई भी बिल बाउचर है ही नहीं, लेकिन दोस्तों वो एक्सेस गोल्ड कुछ डिफरेंट माध्यम से यदि आपके पास आ रहे हैं, इवन कि आपके पास बिल नहीं है तो भी वो प्रूफ की तरह काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो गोल्ड आपको विरासत में या इनहेरिटेंस में मिली हुई है। मान लीजिए कि दादा दादी से मिला हो या फिर पेरेंट्स से मिला हो, जिसके लिए कि प्रॉपर आपके पास गिफ्ट डीड है, या फिर विल के थ्रू ये ट्रांसफर किया गया है, या फिर कोई फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू ट्रांसफर किया गया। जैसे ज्वाइंट फैमिली होते हैं, इसमें 4 से 5 भाई होते हैं। अब जो पैतृक गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स या फिर बिस्किट्स पड़े हुए हैं, उसको क्या किया, उन भाइयों में डिवाइड कर दिया गया, जिसके लिए कि फैमिली सेटलमेंट डीड प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके तभी वो किया गया। तो इस प्रकार की यदि आपके पास प्रूफ अवेलेबल है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इवन कि आपके पास एक्सेस गोल्ड पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो देने वाला पर्सन है उसकी कैपेसिटी की भी जांच की जाती है कि वो पर्सन के पास इतना पैसा कहाँ से आया था कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति गोल्ड की क्रिएट कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे शादी का गिफ्ट। अब दोस्तों एक मैरिड वुमेन है तो उसके मैरिज में ही उसको बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी मिल जाते हैं, कॉइन्स मिल जाते हैं, या फिर बिस्किट्स भी मिल जाते हैं गिफ्ट के तौर पर। इस प्रकार के यदि आपके पास गोल्ड आइटम्स पड़े हुए हैं तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके लिए भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे शादी का वीडियो हो गया और गेस्ट की पूरी लिस्ट बनी हुई कि किसने क्या क्या दिया है आपको। और आपको आईटीआर में एग्जेप्ट इनकम में इसे शो करना होता है कि जितनी भी हमें गोल्ड ज्वेलरी हमारे पास है, कॉइन्स है या फिर बिस्किट्स है, ये हमें गिफ्ट के तौर पे शादी में मिली हुई है। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि आपने खुद की कमाई से परचेस किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपके पास फिर तो परचेस बिल होना ही चाहिए। अब ये जो परचेस बिल है जिसमें कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड सारे आइटम्स मेंशन किए गए हैं, दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपकी ये क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। मतलब आपके आईटीआर की जो हिस्ट्री है उसमें इनकम की डिटेल्स जरूर दिखनी चाहिए कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर में जिसमें कि आपने गोल्ड बाय किया था, उस ईयर में आपने कितनी इनकम अपनी आईटीआर में रिपोर्ट की हुई। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है, गोल्ड की वैल्यू कम है, तो वो जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन यदि आपने इनकम 3 लाख रुपए की दिखाई है, गोल्ड आप उस पर्टिकुलर ईयर में 15 लाख या 20 लाख रुपीस का बाई करते हैं, तो वहां पे दोस्तों डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है।
तो जो शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसमें एसेट साइड में आपको अपनी फिजिकल गोल्ड्स रिपोर्ट करनी होती है। यदि आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा हो जाती है तब, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, इसमें आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है और आपने इसमें गोल्ड बाई किया हुआ अपने खुद के पैसे से, या फिर आपको इनहेरिटेंस में मिला है या फिर आपको गिफ्ट में मिला हुआ है, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें सिर्फ आपको फिजिकल गोल्ड्स रिपोर्ट नहीं करने हैं, साथ में आपको डिजिटल गोल्ड की भी डिटेल्स इसमें देनी होती है, जिसमें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गया जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, या फिर ईटीएफ के थ्रू आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो कि गोल्ड के लिए होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो सारी डिटेल्स आपको शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिपोर्ट करनी होती है। और दोस्तों ये मैंडेटरी होता है, यदि आप इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ती है मिस्टर शर्मा की फैमिली में, और जो सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा गोल्ड पकड़ा जाता है। उन्होंने कुछ गोल्ड के प्रूफ दे दिए कि ये इनहेरिट हमने किया हुआ था, प्रॉपर गिफ्ट डीड दिखा दी, उसका फैमिली सेटलमेंट डीड दिखा दिया जो भी एप्लीकेबल था, और मिसेस शर्मा ने भी इसका प्रूफ दे दिया कि हमें शादी में गोल्ड मिले हुए हैं। लेकिन दोस्तों जितना उन्होंने प्रूफ सबमिट किया उससे एक्स्ट्रा गोल्ड भी उनके पास पड़ा हुआ था, जिसका कि उनके पास कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं था। उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, डिपार्टमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ठीक है। और कुछ गोल्ड मिस्टर शर्मा के ईटीएफ में पड़े हुए हैं या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पड़े हुए हैं, जिसका कि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी डिटेल्स दोस्तों नहीं दिया गया। ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी इंक्वायरी करता है और दोस्तों रेड में ये सब पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम सबसे पहले तो देखी जाती है कि आपकी इनकम क्या है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कम है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, तो यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जब कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं होगा तो वो उसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट करता है, जिसमें 84% तक के टैक्सेस के साथ पेनल्टी लगाए जा सकते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है दोस्तों कि यदि आपके पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट का वैलिड प्रूफ या फिर सोर्स है, क्योंकि जनरली आपको सोर्स बतानी पड़ती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आया इतने ह्यूज अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आप प्रूफ के तौर पे सबमिट कर देते हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मिस्टर शर्मा के लिए भी कोई भी लिमिट नहीं है, वो चाहे जितना मन करे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। लेकिन यदि आपने अनएक्सप्लेन्ड कर दिया तो उस केस में पेनाल्टी आ सकती है। अब देखिए पेनाल्टी किस तरीके से यहाँ पे चार्ज की जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है। अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रीट हो गया तो सेक्शन 115 BBE एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें मान लीजिए कि जो एक्स्ट्रा गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ, जिसका आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं, कोई सोर्स आपने नहीं बताया उसका, तो मान लो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस की है। डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करेगा, 84% तक के टैक्सेस और पेनल्टीज उस पर चार्ज कर सकता है। सबसे पहले तो फ्लैट 60% से टैक्सेस इस पे वसूल करेगा, जो कि 6 लाख रुपीस के आसपास आएगा। इसके बाद दोस्तों सरचार्ज यहाँ पे 25% के रेट से वो चार्ज करेगा, जो कि टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये 150 आ गया। इसके बाद सेस चार्ज किया 4% टैक्स और सरचार्ज मिला करके 30,000 रुपीस आ गया। पेनाल्टी वो दोस्तों यहाँ पे लगा सकता है 6%, तो ये भी 60,000 रुपीस आ गया। अब टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितने आ गए, 84% तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है, और ये कॉन्फिस्केट भी हो सकता है। मतलब ये जो गोल्ड जिसका वैलिड सोर्स या प्रूफ आपने नहीं दिया, ये डिपार्टमेंट जब्त भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 8.4 लाख यहाँ पे टोटल लॉस आपको झेलना पड़ेगा। जो 1,60,000 रुपीस का जो वैल्यू है वो आपके पास एज इट इज पड़ी रहेगी, डिपार्टमेंट उसको टच नहीं कर सकता। तो जितनी भी बातें अभी आपने देखी वो इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग थी। यहाँ पे दोस्तों ये है कि बिना बिल के लिए सेफ लिमिट मैंने आपको बता दिया था कि पर पर्सन है, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई भी प्रूफ या बिल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब ये सेफ लिमिट जब क्रॉस करती है यानी कि अनलिमिटेड की कैटेगरी में चली जाती है और आप सोर्स उसकी बता देते हैं, तो उस केस में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड आप घर पे चाहे जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं,
अब जनरली जब नया गोल्ड आप खरीदने जाते हैं तो उस केस में 3% का जीएसटी आपको पे करना होता है। यदि कोई पुरानी ज्वेलरी है तो उस पर भी जीएसटी का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। आरबीआई की यदि बात करें तो फिजिकल गोल्ड के लिए आरबीआई की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं रखी गई, आप जितनी मर्जी उतना आप रख सकते हो। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए यह है कि इंडिविजुअल के केस में यह है कि आप 4 kg पर ईयर तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस लिमिट को आप ध्यान में रखें। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।